तो मैं ये कह रहा हूं कि ठियोग के साथ आपदा के समय में ये राजनीतिक रूप से सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, इसका प्रश्न जो है वो सत्तासीन पार्टी को, इसका उत्तर सत्तासीन पार्टी को देना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे नीचे से, नाक के नीचे से मंत्री निकल गए, हमारे नाक के नीचे से डिप्टी कमिश्नर निकल गए, लेकिन हमारे यहां एसडीएम तक जो है वो हमारे मकानों की हालत देखने के लिए नहीं आया। आज के बाद डिजास्टर रिलीफ फंड का एक एक रुपया वो प्रभावितों तक जाना चाहिए। उसकी आरटीआई के माध्यम से हम विस्तृत डिटेल लेंगे 3-4 महीने 5 महीने बाद कि डिजास्टर रिलीफ के तहत कितना पैसा जो है आपने बांटा है और वो किन पीड़ितों तक पहुंचा है। कि आईपीएच डिपार्टमेंट के 5 एक्शंस हेड ऑफिस से तुरंत कुल्लू भेज दिए जाते हैं, तो क्या ठियोग एक पीडब्ल्यूडी का रिक्त पड़े पद तक नहीं भेजा जा सकता? राहत राशि ये विपक्ष नहीं बांटेगा। आज राहत राशि देने का काम प्रदेश की सरकार का है। प्रदेश की सरकार को यह काम करना है। केंद्र सरकार के ऊपर ये ठीकरा नहीं फोड़ सकते। केंद्र आगे बढ़कर के, हमारे गृह मंत्री हैं चाहे प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री महोदय से स्वयं बात कर रहे हैं कि बागवानी के मोर्चे पर, सेब के मोर्चे पर ये कांग्रेस की सरकार पहली ही बॉल पर बोल्ड हो गई है। पहली पेटी मार्केट में आई और किसान और बागवान चिल्लाना शुरू हो गए कि हमने 24 किलो की पेटी दी थी, 28 किलो की पेटी दी थी, 2 किलो के पैसे हमारे काट दिए गए। ये 2 किलो की जो कटौती है, ये किसानों का और बागवानों के साथ धोखा है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, आप सभी पत्रकार मित्रों का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत अभिनंदन। आज भारतीय जनता पार्टी ठियोग इकाई की विशेष प्रेस वार्ता वर्तमान में जो आपदा, भारी मानसून के चलते पूरा प्रदेश और हमारा जिला, हमारा ये विधानसभा क्षेत्र झेल रहा है। करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी हुआ है और लाइफ लॉसेस जो है वो जिला शिमला में सबसे ज्यादा ठियोग कुमारसैन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए हैं। जान माल की व्यापक क्षति की खबरें चारों तरफ से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रदेश की इकाई हो, चाहे हमारे जिला की इकाई हो, हमारे मंडल की इकाई हो, डे फर्स्ट से लेकर के बीजेपी ने एक टोल फ्री नंबर प्रदेश कार्यालय का दिया, विधानसभा क्षेत्र का हमने दिया। इस आपदा के समय में आम जनमानस के साथ अपनी संवेदनाएं रखती हैं, पीड़ितों के साथ अपनी संवेदनाएं रखती हैं और सेवा के काम में, समाज के सहयोग के काम में इस विपदा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज के आम व्यक्ति के साथ खड़ा है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नेसेसिटीज जो है वो मानवीय जीवन की प्राथमिकताएं रही हैं और इस आपदा ने कई जगह पर हमारी जो रोटी का साधन, हमारी जमीन होती है, उस जमीन को निगल लिया है। हमारे रहने के लिए जो मकान होता है, उस मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ऐसे में जो प्रभावित लोग हैं वो बहुत ही मानसिक, आर्थिक पीड़ा का शिकार हैं। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज इस संवेदना की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा होगा और जो लॉसेस हैं उसको रिपोर्ट करके प्रभावितों के पास जाकर के हम सरकार से निश्चित तौर पर मांग करेंगे कि आज अगर सबसे बड़ी कोई प्राथमिकता होनी चाहिए तो वो विक्टिम लोग जो हैं, पीड़ित लोग जो हैं, उनको कंपनसेट किया जाना बहुत बहुत आवश्यक है और उसके लिए रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं। जिन किसानों की जमीन चली गई वो अपनी जमीन को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, उसमें क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसके लिए हमारे बैंक्स पहले से लैंड डेवलपमेंट के लिए लोन देते रहे हैं। स्टेट के बैंक्स को अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये लोन फ्री ऑफ इंटरेस्ट किया जा सकता है और जो हमारे मकानों को क्षति हुई है उन मकानों की चाहे मुरम्मत करनी है, नई व्यवस्था खड़ी करनी है, उसके लिए लोन फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन वो सरकार को देने की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस तरह के कंस्ट्रक्टिव सुझाव हम सरकार के समक्ष रखने का इस विधानसभा क्षेत्र के विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के बाद रखेंगे और अथॉरिटीज को बताएंगे। और मेरा एक विशेष आग्रह ये भी रहेगा कि ये जो आपदा का समय है, इस आपदा के समय में हमारा जो डिजास्टर रिलीफ फंड होता है, अक्सर उसको यह देखा गया है कि नेताओं की प्राथमिकता के अनुसार
वो वास्तविक लाभार्थी को ना मिलके वो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज के आधार पे डिजास्टर रिलीफ फंड का समानुपातिक वितरण नहीं हो पाता। किसी विधानसभा क्षेत्र में वो टोटल का 90% भी चला जाता है, कोई विधानसभा क्षेत्र छूटा रह जाता है, और यदि मान लिया उसको समान विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से बांट भी दिया जाए, जो आज तक बटा नहीं है, तब भी वहां पॉलिटिकल आधार पर वो प्राथमिकता तय होती है। आज ये आवश्यकता है, और मैं यहां से अथॉरिटीज को यह अलार्म देना चाहता हूं कि आज के बाद डिजास्टर रिलीफ फंड का एक एक रुपया वो प्रभावितों तक जाना चाहिए। उसकी आरटीआई के माध्यम से हम विस्तृत डिटेल लेंगे 3-4 महीने 5 महीने बाद कि डिजास्टर रिलीफ के तहत कितना पैसा जो है आपने बांटा है और वो किन पीड़ितों तक पहुंचा है, और रेमेडियल मेजर जिनको मिलने चाहिए थे उनको मिले हैं या कई पैसा और लगा है। इसलिए आपदा के एक एक रुपए का उपयोग प्रभावितों के जान माल को जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए होना चाहिए। इस संदर्भ में यह अलार्म हम आज अथॉरिटीज को यहां से देना चाहते हैं। मैं पर्टिकुलरली आज इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करूंगा। आपदा के समय में जो त्वरित कार्रवाई सड़कों को रिस्टोर करने की, प्रभावितों को राहत देने की होनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि उसमें जिस तरह की गति होनी चाहिए थी वो गति आज नहीं है। हमारी मुख्य सड़कें जो गांव को हमारे सब डिवीजन से जोड़ती हैं वो बंद पड़ी हैं, और उस तरफ अभी जिस तरह का ध्यान विभाग को देना चाहिए था वो नहीं दिया है। 3-4 दिन इस विषय पर हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि इस विपदा के समय में कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी कर देना वो एक तरह से अनमेच्योरिटी होती है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि 2 दिन लगभग काम करने का समय विभागों के पास था, लेकिन उस तरह से आज भी लगभग 90% सड़कें जो है हमारी वो बंद पड़ी हुई है। ठियोग कुमारसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बंद पड़ी सड़कों को तुरंत खोलने के लिए विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यह स्थिति उल्टी है। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ पक्षपात हो रहा है। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री का एक निर्देश देख रहा था कि कुल्लू के लिए उन्होंने 5 एक्सिन जो है वो शिमला मुख्य कार्यालय से डिप्यूट कर दिए आईपीएच में कि कुल्लू में जिला में जितने भी पानी की स्कीम जो है वो खराब हुई है उनको तुरंत रिपेयर किया जाए। वो अच्छी बात है, लेकिन वैसी दृष्टि उनको ठियोग की तरफ भी करनी चाहिए। यह सड़कों का नुकसान हुआ है, और बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन को लेकर के ठियोग एशिया में सबसे बड़ा हब रहा है। हमारे सब्जी के ट्रक खड़े के खड़े पड़े हैं, सब्जी खेतों में पड़ी है, काटी नहीं जा सकती, सड़कें ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ हालत यह है कि हमारे पास ठियोग में पीडब्ल्यूडी का B&R का एक्सिन नहीं है। एक्सिन को ट्रांसफर हुए काफी दिन हो गए, अभी तक ठियोग को इस प्राथमिकता में नहीं रखा गया कि यहां पर तुरंत प्रभाव से एक अधिशासी अभियंता की नियुक्ति कर दी जाए। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये ठियोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ क्यों है, इसका जवाब जो पॉलिटिकल सत्ता के गलियारे में बैठे हुए लोग हैं उनको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। और ठियोग को एक ट्रांजिट कैंप की तरह पॉलिटिकल लोग यूज करते आए हैं। यहां से सत्तासीन सरकार के मंत्रियों का दौरा होता है तो केवल वो चाय पी करके बातचीत कर करके कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी लेकर के अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की तरफ निकल जाते हैं। ठियोग में बैली ब्रिज के साथ ही पूरी की पूरी कॉलोनी में मकानों में दरारें आ गई है, लोगों ने मकान खाली कर दिए हैं। वहां के लोगों की मैं शिकायत मीडिया पर देख रहा था। हम सीधे मीडिया पे नहीं आए क्योंकि लोग कहते हैं कि आपदा के समय में राजनीति हो रही है, लेकिन जब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे नीचे से नाक के नीचे से मंत्री निकल गए, हमारे नाक के नीचे से डिप्टी कमिश्नर निकल गए, लेकिन हमारे यहां एसडीएम तक जो है वो हमारे मकानों की हालत देखने के लिए नहीं आया, तो मैं ये कह रहा हूं कि ठियोग के साथ आपदा के समय में ये राजनीतिक रूप से सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, इसका प्रश्न जो है वो सत्तासीन पार्टी को, इसका उत्तर सत्तासीन पार्टी को देना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो गति सड़कों की मुरम्मत की और हमारे जान माल के को कंपनसेट करने की जिस तरह की एक एक्सेलरेटेड मोमेंटम गवर्नमेंट का दिखना चाहिए वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक नहीं दिखा है। इसलिए इस बात को मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा कि बहुत लाइटली ना लें। हमारी पूरी नजर सरकार की कार्रवाई के ऊपर है और हम विपदा के समय में मैं जैसा कह रहा हूं कि हम आज पीड़ितों के साथ अपनी संवेदनाएं बांट सकते हैं, उनका दुख दर्द बांट सकते हैं, ये भूमिका तो हमारी है, उनकी आवाज हम उठा सकते हैं, ये भूमिका हमारी है, लेकिन संकल्प के साथ जमीनी धरातल पर सड़कों को रिस्टोर करना इस वक्त की पहली प्राथमिकता है।
वो काम विभाग को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, और उसमें सरकार कितनी संवेदनशील है वो इसी बात से पता चलता है कि एक अधिशासी अभियंता तक के ऑर्डर जो है अभी वो ठेक के लिए नहीं किए गए। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं रखना चाहता हूं किसानों बागवानों का है। ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अलग अलग एल्टीट्यूड पर जो आजकल उत्पादन हमारा शुरू हो गया, सब्जी चल रही है, लेकिन वैली ब्रिज के ऊपर से प्रशासन ने सब्जी के ट्रकों को जाने से रोक दिया है। कल मतियाना के लगभग 150 ट्रक जो है वो खड़ी की खड़ी वहां पर लोड सब्जी करके रह गए, वो नहीं जा पाए। ऐसे समय में हमारा किसान अपने उत्पाद को मंडी तक ना पहुंचा पाए, और उस दृष्टि में सरकार के आदेश अभी स्पष्ट रूप से नहीं है। अल्टरनेटिव रूट्स क्या होंगे? क्या वो पराला और सोलन को जोड़ने वाला रोड है वो भी जगह जगह पर क्षतिग्रस्त है। तो बागवानों का उत्पाद मंडी तक पहुंचना यह भी सरकार की प्राथमिकता नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो मैं कहना चाहता हूं और जिसको मैं कह सकता हूं कि बागवानी के मोर्चे पर, सेब के मोर्चे पर यह कांग्रेस की सरकार पहली ही बॉल पर बोल्ड हो गई है। पहली पेटी मार्केट में आई और किसान और बागवान चिल्लाना शुरू हो गए कि हमने 24 किलो की पेटी दी थी, 28 किलो की पेटी दी थी, 2 किलो के पैसे हमारे काट दिए गए। ये 2 किलो की जो कटौती है ये किसानों का और बागवानों के साथ धोखा है। और मैं ये कह सकता हूं कि ये कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। इस 2 किलो की कटौती के कारण जिस तरह का एक वातावरण पूरे हिमाचल प्रदेश में बागवानों के अंदर बना है, इस तरह का अविश्वास का वातावरण सरकार के प्रति कभी पहले में देखा नहीं गया है। और कल एक जानकारी और आई कि पेटी चाहे 30 किलो की हो, पैसे सिर्फ 24 किलो के मिलेंगे। अगर इस तरह के आदेश हैं तब स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि ये सत्ता में बैठे हुए आदेश करने वाले लोग और व्यापारी, इनकी मिलीभगत है। और इस बीच में किसानों का जो उत्पाद है उसका जो है तोल करके पेटी देना और उसके बावजूद भी उसके 2 किलो का मोल काट लेना, ये एक तरह से सीधी सीधी डकैती है। और इस डकैती के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई सरकार है, जो केवल और केवल 24 किलो का नाटक करके किसानों और बागवानों के उत्पाद का पैसा लूटना चाहती है। इसलिए सारे विषय एक साथ जुड़े हुए विषय हैं। पहली प्राथमिकता तो आज हमारा उत्पाद मंडी तक पहुंचे उसके लिए सड़कों की रिस्टोरेशन की है, और उसको लेकर के अगर देखा जाए तो विभाग पूरी तरह से संवेदनशील नहीं है। हमारी मुख्य सड़कें अभी तक नहीं खुल पाई हैं, और लिंक सड़कों की, संपर्क सड़कों की अगर बात करें, जो दूसरे मार्ग हमारे हैं, जो हमारे ब्लॉक के माध्यम से बनी हुई सड़कें हैं, उसकी स्थिति मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में हम उसको इस सीजन में रिस्टोर करने की स्थिति में है, जिस गति के साथ आज सरकारी काम कर रही है। मैं इतना इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज इस आपदा की घड़ी में समाज के साथ खड़ा है, और आने वाले समय में समाज की आवाज को, पीड़ितों की आवाज को बुलंद करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है विधायक भी यहाँ पर मौजूद है, क्या उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है या विधायक जी से कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, जो कुछ वातावरण है, वातावरण ऐसा है कि अभी तक मुझे हमारे प्रतिनिधि के बीच में और सरकार के बीच में जिस तरह का कम्युनिकेशन एक रूलिंग पार्टी का रहता है, वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख नहीं रहा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं है। बहुत सारे देखिए, उनका अपना विषय हो सकता है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मैं तो वैसे सम्मान करता हूं चुने हुए प्रतिनिधि का, उनका कुछ अपना एंगल हो सकता है, लेकिन अपने एंगल को अलग रख करके मंत्रियों के साथ आप नदारद पाए जा रहे हैं। और बात चर्चा ये है कि कम्युनिकेशन नहीं है, या एक दूसरे के प्रति वो आदर का, या फिर एक दूसरे के प्रति वो कह सकते हैं कि पद सोपान के अंदर पॉलिटिकल हायरार्की क्या होगी सरकार की, मैं नहीं जानता, मैं ना उस विषय में जाना चाहता हूं। लेकिन कम से कम विधायक महोदय को यह ध्यान आज देना होगा कि उनके व्यक्तिगत क्या टर्म्स किसके साथ है, सरकार में है नहीं है, वो प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता आज सरकार का अधिक से अधिक उपयोग ठेक के लिए क्या हो सकता है। मैं उदाहरण देकर कह रहा हूं कि आईपीएच डिपार्टमेंट के 5 एक्सिन्स हेड ऑफिस से तुरंत कुल्लू भेज दिए जाते हैं, तो क्या ठेक एक पीडब्ल्यूडी का रिक्त पड़े पद पर नहीं भेजा जा सकता? वह एडिशनल डिप्लॉयमेंट है, और यहां पर जो जेन्युइन डिप्लॉयमेंट है वो नहीं है। सत्ता पक्ष का विधायक है तो क्या वो एक ऑर्डर नहीं हो सकता क्या? तो ये चीजें जो रिफ्लेक्ट होती हैं, और जो मिनिस्टर्स यहां आते हैं, मिनिस्टर्स के साथ हमारी प्रतिनिधि की उपस्थिति नहीं है, और मैं उनके लिए कोई मैं डायरेक्शन देने वाला नहीं हूं कि आपको यहां रहना चाहिए, वहां रहना चाहिए, लेकिन उसके कारण जो समाज में चर्चाएं बनती हैं, उन चर्चाओं के कारण पॉलिटिकल चर्चा जन्म लेती है, पॉलिटिकल चर्चा फिर आगे बढ़ती है, और ये माना जाता है, ये आकलन किया जाता है कि सरकार तो देना चाहती है लेकिन हमारे विधायक नहीं लेना चाहते। इस तरह की भी पॉलिटिकल बातें निकलती हैं। तो कम से कम उन बातों को स्पेस न मिले। आज एक साथ हम तो खुद कह रहे हैं कि हम मंत्रियों के पास जाने को तैयार हैं, हम सरकार के पास जाने को तैयार हैं,
लेकिन जल्दी से जल्दी हमारे बागवानों किसानों के लिए सड़कें खुलनी चाहिए और जो जान माल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस रूप में हो सकती है। मैं ये भी जानता हूं कि अभी तक जो है कोई कॉम्पनसेशन को लेकर के हर बार आपदाएं आती है, हर बार जमीनें बह जाती है, हर बार मकान ढह जाते हैं, हर बार कई बार आग लग जाती है, मकान जल जाता है। रिलीफ मैनुअल में कोई ऐसा प्रावधान अभी तक नहीं बना है कि उसका 100% कंपनसेशन सरकार दे। लेकिन अब ये कह रहे हैं अगर वो नहीं बना है तो कम से कम जमीन को सुधारने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन तो सरकार दे सकती है। किसी ने अपने पूरा जीवन लगा देता है व्यक्ति मकान बनाने के लिए, और जब वो मकान ताश के पत्तों की तरह ढह जाए उसके सारे अरमान खत्म हो जाते हैं। उस पीड़ा के अंदर कम से कम इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था तो सरकार कर सकती है, और ये आज करना ही पड़ेगा। और भविष्य में हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह की आपदा आज ये आई है, आने वाले समय में हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को लेकर के हमारे पहाड़ों में हमारी मकान की शैली पहले की क्या थी और आज हम किस शैली पर उतर आए हैं, इसमें हमारे जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, हमारा आर्किटेक्चर जिसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कहते हैं, वो गांव के लिए भी कोई ऐसी स्पेसिफिक जो है ड्राइंग्स और स्पेसिफिक एक मैकेनिज्म हमारा डेवलप करना चाहिए, जिसकी इंस्ट्रक्शंस कम से कम लोगों को अवेयरनेस हो कि किस क्षेत्र में किस तरह की हमारा आर्किटेक्चर रहेगा, किस तरह की शैली के मकान बनेंगे। तो इस तरह की अवेयरनेस भी लोगों को देना ये सरकार की जिम्मेवारी है। आज हम अज्ञानता में बहुत ऐसे जगह पर ऐसे मकान खड़े कर रहे हैं जो टेक्निकली साइंटिफिकली फिजिबल नहीं है वहां सर्वाइव कर पाने। तो हिमाचल प्रदेश से बड़े नेता जो है भाजपा में है, केंद्र सरकार में है, लेकिन इतना अरसा हो गया है लेकिन किसी ने अभी तक विजिट नहीं किया है, कोई राहत राशि प्रदान करने की बात नहीं हुई है, सिर्फ डायलॉग चल रहे हैं। देखिए ऐसा है, जिस दिन ये आपदा हुई उसी दिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे प्रदेश के सम्मान्य पूर्व में मुख्यमंत्री रहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी अभी मुख्यमंत्री वर्तमान वाले वो हवाई सर्वेक्षण में हैं। जयराम ठाकुर जी, आपने देखा होगा उनकी जो वीडियोज आ रही हैं, उनकी पोस्ट आ रही हैं, वो बिल्कुल आम इंसान की तरह पैदल नाप रहे हैं, एक एक प्रभावित के घर तक पहुंच रहे हैं। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, वो चाहे प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद किया है कि उन्होंने तुरंत हमसे बात की है, और जो राहत हिमाचल प्रदेश को जो सहयोग चाहिए वो सहयोग केंद्र सरकार ने देने का आश्वासन नहीं दिया है। एनडीआरएफ की टीमें तुरंत उनको डायरेक्शंस हुई हैं, हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं, और निश्चित तौर पर जो आप राहत की बात कर रहे हैं, राहत राशि ये विपक्ष नहीं बांटेगा। आज राहत राशि देने का काम प्रदेश की सरकार का है, प्रदेश की सरकार को यह काम करना है। केंद्र सरकार के ऊपर ये ठीकरा नहीं फोड़ सकते। केंद्र आगे बढ़कर के, हमारे गृह मंत्री हैं चाहे प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री महोदय से स्वयं बात कर रहे हैं कि इस आपदा के समय में आप हिमाचल के साथ खड़े हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स स्टेज पर करने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त प्रदेश की सरकार को संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ना है। जिस तरह से कोविड के समय में और पूर्व में एक बार किन्नौर में पारछू वाली त्रासदी जब हुई थी तो किसानों का मटर जो है वो किन्नौर में फंसा था, वो मटर हेलीकॉप्टर से निकालने का काम उस वक्त की धूमल सरकार ने किया था। उस तरह की कमिटमेंट जो दिखनी चाहिए वो मुझे लगता है कि इस स्पेसिफिक एरिया में नहीं दिख रही है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार। जब ये नहीं दिख रही है तो विपक्ष अपनी भूमिका किस तरह से निभा रहा है? क्या लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मात्र से इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे या कुछ और भी करने की आवश्यकता है? श्याम जी बताएं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व नहीं है तो आप अपने महत्व को अजय जी समाप्त कर रहे हैं। प्रेस जनता और नेता के बीच में, जनता और संगठन के बीच में, जनता और सरकार के बीच में संवाद का एक इफेक्टिव माध्यम है। ये बात जो आज मैं कह रहा हूं ये अधिकारियों तक पहुंच रही है, ये पीड़ित तक पहुंच रही है, ये हमारे कार्यकर्ता तक पहुंच रही है। एक व्यक्ति 1000 जगह एक साथ नहीं जा सकता। हमने आज कार्यकर्ताओं को डायरेक्शन दिए कि आप अपने क्षेत्र में पीड़ितों से मिलिए। प्रेस एक संवाद का माध्यम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज हमने शुरुआत की और आप कहेंगे कि ये भी आपने डिले कर दिया, तो 3-4 दिन जब तक एक तरह से प्राकृतिक आपदा हम झेल रहे हैं, आप तुरंत में आकर के राजनीतिक बयान देना शुरू कर दो, तुरंत में आप सरकार को कोसना शुरू कर दो। मुझे लगता है कि वो भी एक तरह से संयम का और एक तरह से धैर्य की उसको कमी कही जा सकती है और विजडम का लैक भी कहा जा सकता है। लेकिन आज समय बीत गया, 3 दिन बाद 3 दिन बहुत हैवी बारिश हुई, उसके बाद 2 दिन आपके पास थे। आज हमने ये निर्णय लिया कि आज प्रेस के माध्यम से पीड़ितों तक, सरकार तक, हमारे अधिकारियों तक पहुंचा जाए। ये पहला स्टेप है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि आज के बाद हमने पीड़ित प्रभावितों से मिलना, ये भी एक साथ चलेगा। और उसके बाद अगर कहीं इनको लगेगा कि हमारी सरकारी मशीनरी सो गई है तो उसको जगाने के लिए हम मेमोरेंडम के माध्यम से, संवाद के माध्यम से अधिकारियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तब लगेगा कि अभी स्थिति नॉर्मल नहीं है तो हम धरने प्रदर्शनों तक आएंगे। और उसके बाद ये लगातार हम विपक्ष की जो भूमिका है उस भूमिका में जब तक एक हमारी सड़क रिस्टोर नहीं हो जाती, हमारी बिजली पानी की
आपूर्ति हमारे क्षेत्र में नहीं हो जाती और हमारे जो प्रभावित है उनको राहत राशि नहीं मिल जाती, उनको कोई एक डिजायर्ड कंपनसेशन है वो नहीं मिल जाता, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे।